Hello and a very warm welcome to Rajya Sabha Television. You're watching the continuous coverage on Rajya Sabha Television of the election day counting in Bihar. A lot has changed over the last half an hour. The Grand Alliance is clearly in the lead right now and the BJP has conceded defeat. Ram Madhav of the BJP has come out and said that it's time for the BJP to introspect. But will Amit Shah and the Prime Minister Narendra Modi be questioned remains to be seen. I'm Frank Pereira, with me is Arfa Khan. शुक्रिया फ्रैंक। और बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं इस बहुत छोटे चुनाव जिसको शायद अब इतना छोटा नहीं कहा जा सकता। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जिसमें नतीजे पिछले आधे घंटे में, पिछले 45 मिनट में बिल्कुल बदल गए हैं। और अब शायद इस बात के लिए हम अपने को मुबारकबाद दे सकें कि राज्यसभा टेलीविजन ने शुरू से जो आंकड़े आपके सामने रखे थे हम उसी पर बने रहे और वही नतीजे, वही आंकड़े सही साबित हो रहे हैं। फिलहाल इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक नजर हेडलाइंस पर। रुझानों में बहुमत के पार महागठबंधन 145 से ज्यादा सीटों पर आगे, 90 से कम सीटों पर सिमटा एनडीए। इमामगंज में आगे तो मखदूमपुर से पीछे जीतनराम मांझी, राघोपुर से तेजस्वी आगे, पटना साहिब में नंद किशोर यादव, बोचाहा से रमई राम पिछड़े। महागठबंधन कार्यकर्ताओं की दिवाली, पटना से लेकर दिल्ली तक जेडीयू आरजेडी कांग्रेस दफ्तरों में ही जश्न। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की बिहार की जनता को बधाई, 150 से ज्यादा सीटों पर किया जीत का दावा। बीजेपी ने कहा अंतिम नतीजों तक करेंगे इंतजार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुलाई संसदीय बोर्ड की बैठक, दोपहर 12 बजे दिल्ली में नतीजों पर हो सकता है मंथन। तो आज बिहार के लिए नतीजों का दिन है और देश के लिए ये देखने का दिन है कि राजनीति की दिशा आगे कैसे बढ़ेगी। बीजेपी की शुरुआती बढ़त के बाद अब महागठबंधन को भारी बढ़त साफ साफ नजर आ रही है। ताजा रुझानों के मुताबिक महागठबंधन सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जगह जगह जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस के दफ्तरों में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, तस्वीरें बयान कर रही हैं सामने। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। जी हाँ, फिलहाल ताजा तस्वीरें आप ही देख रहे हैं कि जो तस्वीर लगभग 1 घंटे पहले तक ऐसा लग रहा था कि एनडीए के फेवर में जा रही है, बीजेपी के फेवर में जा रही है, पूरे तरीके से तस्वीरें बदल चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह की तस्वीरें हम पटना में और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालयों में देख रहे थे और अब तस्वीरें हुई हैं, सिर्फ मुख्यालय बदल गए हैं। अब आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में इस तरह की जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं, साफ तौर पर बढ़त दिख रही है। बीजेपी की तरफ से, जैसे मेरे सहयोगी फ्रैंक ने बताया, बयान भी आने लगे हैं जिसमें हार मानने की बात हो रही है। हालांकि फिर भी इंतजार करना चाहिए। अब इतना फर्क हो चुका है जिसे पाटना बहुत मुश्किल नजर आता है अभी फिलहाल एनडीए गठबंधन के लिए, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऐलान का हम इंतजार जरूर करेंगे। From the initial seesaw battle, it seems to have consolidated at the moment, and it looks like these figures are going to hold come the end of the day. And if you quote the Election Commission of India website figures right now, 110 is where the Grand Alliance is at, and the NDA is at 69, and 6 independents are winning even as we speak right now. Also, right here in our studio are our guests with us who will talk to us, and we'll analyze what's going to happen as far as, you know, what these numbers are and what they really mean from a national perspective as well. But before that, let's listen into some political reactions coming in from Bihar. की राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और सभी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ भाजपा से है। हमें विश्वास है कि अंततः चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। जिस नीतीश जी ने विकास किया है बिहार में, और बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए महागठबंधन को जिताएगी। जी हाँ, तो फिलहाल हमारे साथ कई खास मेहमान इस दौरान जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली खान कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अनिल साहनी जी मौजूद हैं जेडीयू से, और साथ ही अनिल पांडे भी मौजूद होंगे बीजेपी की तरफ से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल पांडे जी, अगर मुझे सुन सकते हैं तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी।
मैडम देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि एनडीए की सरकार नहीं बनना बिहार की दुर्भाग्य है। हम लोगों ने क्षेत्र में जाकर पब्लिकली लोगों से मिले थे हम लोग, और रुझान हमारे फेवर में था। अभी लास्ट मूवमेंट तक हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे कभी भी कुछ भी हो सकता है, पासा पलट सकता है। अनिल जी, क्या ये कहना सरकार ठीक एनडीए होगा? की ही बनेगी। नहीं, लोकतंत्र में दो ही चीजें होती हैं, या जीत होती है या हार होती है। क्या ये कहना ठीक है कि बिहार के लोगों का दुर्भाग्य हो गया अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी? नहीं, मैं दुर्भाग्य का ये कहने का मतलब, देश विकास चाहता है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास के पथ पे चल रहा है। यदि हमारी सरकार वहां बनती है तो आज जितना नीतीश जी ने विकास किया, 4 गुना विकास हम लोग करते हैं, दिखाते वर्ल्ड में दिखाते हैं कि बिहार की जनता के लिए क्या पिछले 67 सालों से जो है कांग्रेस की सरकार, अगर वहां जेडीयू की सरकार रही है, उन्होंने क्या जंगल राज किया, क्या पब्लिक के लिए पब्लिक रोती है, रोजगार के लिए बिहार से लोग भाग के गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, कहां जाते हैं, ट्रेनों में लोग धक्का खाते हैं। ये तो दुर्भाग्य है बिहार का। अनिल जी, बहुत साफ साफ बताइए, बहुत ईमानदारी से बताइए। हम जानते हैं कि ये बहुत गौरवपूर्ण लम्हा नहीं है बीजेपी के लिए, आप बीजेपी के नेता हैं। क्या आखिर ऐसा हुआ, क्या गलत हो गया कैंपेन में जिसकी वजह से आप पर बिहार के लोगों ने विश्वास नहीं किया? देखिए मैडम, कहा जाता है कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा फल है, फल देना ऊपर वाले के फल है। हम लोगों ने मेहनत किया, घर इंडिविजुअली जाकर लोगों से मिला, गांव गए, घर गए, लोगों का अभी तक कल परसों तक लोगों की यही स्थिति थी कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए की सरकार बन रही है। या तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, या वही लालू जी वाली बात जो लालू जी कहते हैं कि जंगल राज जो कास्टिज्म वाली बात, कास्टिज्म की बात करते हैं, वही लालू जी वाली बात फैक्टर में आ गई। विकास के नाम पे किसी ने कोई वोट नहीं दिया। जी हाँ, और कह रहे हैं फिलहाल कि बिहार में जंगल राज वापस आ गया है। बीजेपी के नेता जिम्मेदार आदमी हैं और हम उनसे पूछेंगे जरूर कैसा वो क्यों कह रहे हैं, और जनता ने अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर दूसरी पार्टी को चुना है तो इसका क्या मायने हो सकते हैं। हमारे साथ और फिलहाल हमें खबर मिल रही है कि आरपीएन सिंह कुछ कह रहे हैं। आइए देख लेते हैं कांग्रेस पार्टी से क्या कह रहे हैं। लगता है कि अभी फिलहाल हम उन्हें नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ ही पलों में जरूर हम इस बात को देखेंगे। अनिल पांडे जी, बहुत हैरानी की बात है आप जिस तरह से कह रहे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहती हूं, आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव का जंगल राज वापस आ गया, आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने जिस तरह बहकाया लोगों को वो काम आ गया है। क्या वाकई अब आने वाले घंटे, आने वाले दिन इस बात को तय करेंगे कि बीजेपी की जो देशव्यापी रणनीति है, जो केंद्र सरकार के कामकाज का तरीका है, क्या इसमें कोई फर्क आएगा, या आपको लगता है कि आपकी नीतियां अपनी जगह ठीक हैं? मैडम, अभी केंद्र में सरकार बने टोटल 18 महीने हुए। 18 महीनों में देश की स्थिति क्या, कहां से कहां पहुंची, ये सबको पता है। और आने वाले दिनों में हम फिर हर जिले में, हर गांव में, हर जगह जाएंगे। 2017 में यूपी का इलेक्शन है। लोगों को हम कन्विंस करेंगे, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारी सरकार एनडीए की सरकार के साथ मिलकर, एनडीए की सरकार केंद्र में है, राज्य में एनडीए की सरकार रहेगी, तो आज देश कहां से कहां जाएगा। गुजरात को देख लीजिए, केंद्र को देखिए। But it is time to introspect, isn't it? I mean, the BJP needs to go back to the drawing board and figure out what went wrong, because, do you believe that this is also going to have a similar kind of an impact across the country, or is this going to be limited only to Bihar, and we have to look at some of the other elections differently? Frankly, may I say one thing, that it will not be limited to Bihar, because by the BJP's own reckoning, a victory there would have given them a leg up in Uttar Pradesh and many other provinces where elections are due over the coming months. So this result shall not remain limited to Bihar. Many BJP MPs from UP who had been marshaled and brought in Bihar to campaign for the party were in agreement with this assessment, that Bihar will have a direct implication for Uttar Pradesh. Now, I won't say that Uttar Pradesh and Bihar are similar, but there are many issues that are relevant to both states. And the person in power in Bihar who is a backward, and so is the person in power in Uttar Pradesh. And the challengers too in Bihar and in Uttar Pradesh are from the oppressed classes, the leaders from the oppressed classes. So there is a stark similarity between the attitude and between the demography of the two states. Yeah. But that apart, the results in Bihar must make the BJP stop in its track and reflect. The kind of campaign that was run by the BJP
in Bihar was unprecedented in a very negative sense. There were printed advertisements on the issue of beef that if Nitish comes to power, people will be forced to take that kind of meat. अमित शाह साहब ने कहा कि गाय के गोश्त की दुकानें खुलेंगी. And then you see, it was said that there will be celebration in Pakistan if BJP loses in Bihar. This was something which I had heard Mr. Modi saying it himself in the 2002 Gujarat elections. But were you surprised by the turn of events? No, I'll tell you. I will come to that. And third, that the sitting Chief Minister of Bihar was a protector of terrorists. I think that was the worst a Prime Minister could have said. I'm sorry, I respect Mr. Modi a lot. He's the Prime Minister. He's my Prime Minister as well. And when he says that, I feel a bit upset because he's my Prime Minister. And I think that there should be some reflection. आप जारी रखिएगा अपनी बात और मोहम्मद अली खान को भी हम इन्वॉल्व करेंगे बातचीत में, लेकिन ये सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है. अनिल पांडे जी, क्या बताइए वाकई दिल पे हाथ रख के कि क्या ये कहना ठीक था एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के लिए, एक दूसरे नेता के लिए जिसका बड़ा बेस है, ये कहना कि ये लोग जो है वो आतंकवादियों को बचाना चाहते हैं, ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं, क्या ये ठीक था? मैडम, यह 100% सत्य है. आप लोग देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं कि इन लोगों की क्या वक्तव्य है, क्या इनकी क्या थ्योरी है, किस थ्योरी पे लोग काम कर रहे हैं, किस जाति विशेष के लिए ये क्या क्या कर रहे हैं. लालू जी ने क्या बोल दिया कि गाय का आतंकवाद को बढ़ा. अब देखिए, गुंडा राज आएगा, जंगल राज आएगा तो आतंकवाद अपने आप पनपेगा. क्या आतंकवाद और जुर्म में फर्क नहीं है? क्राइम और टेररिज्म में कोई फर्क नहीं? आतंकवादी जी नहीं, फर्क तो है मैडम. आप बताइए, मेरा पर्टिकुलर ऐसा हमारा पर्सनल मानना है कि जो गुंडा है, चाहे वो छोटा क्राइम करता है चाहे बड़ा क्राइम करता है, वो गुंडा है तो आतंकवादी है. अनिल जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, देश का कानून फर्क करता है इन दोनों में. बहुत बड़ा फर्क है आतंकवाद में और मामूली क्राइम में या बड़े क्राइम में. बहुत बड़ा फर्क होता है देश के अंदर आप किस तरह का क्राइम कर रहे हैं और देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं. इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और शायद ये बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट था. मेरे साथ और भी कई मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं. संजय सिन्हा भी हैं, पीटीआई से पटना से जुड़ गए हैं. मोहम्मद अली खान, ये बताइए, फिलहाल की जो टैली हम देख रहे हैं इसमें 10 सीटों पर बढ़त अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखें कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही है. ये उम्मीद से ज्यादा है? मैं कहूँगा ये हमारी उम्मीद तो थी कि हमारा वोट शेयर बढ़ेगा. काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स हमारे फेवर में इंप्रूव हो रहे हैं. और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि राज्यसभा टीवी जो था पहला चैनल था जिसने अपने ट्विटर पेज पे फोरकास्ट किया था ये रिजल्ट, जब बाकी चैनल कह रहे थे कि महागठबंधन शायद पीछे रह जाए. मैं अनिल जी की बात पे वैसे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा. अनिल जी ने कहा कि ये बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है. पहले तो उन्हें आदर करना चाहिए बिहार के लोगों के फैसले का. दूसरी बात मैं कहूंगा, ये बिहार के लोगों का दुर्भाग्य नहीं, ये तो पूरे देश की खुशनसीबी है. ये हुई है आज जो हम देख रहे हैं. मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात से होती है कि ये एक रिजेक्शन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स है. जो सांप्रदायिक शक्तियां बीच में आ गई थी, जिस तरीके से इस इलेक्शन को जो रंग और मोड़ देने जाने की कोशिश हो रही थी, वो बिहार के लोगों ने डिसाइसिवली रिजेक्ट कर दी है. इससे ज्यादा अच्छी बात, इससे ज्यादा अच्छा लेसन इस इलेक्शन से मुझे नहीं लगता कोई और चीज है. संजय सिन्हा जी, क्या ये जिस तरह की सांप्रदायिक तरीके से या विभाजनकारी जो राजनीति हुई, जो कैंपेन हुआ, क्या ये उसका रिजेक्शन है या वाकई आपको लगता है कि वजह जमीन से जुड़ी रही, वजह कुछ ऐसी रही, बिजली, सड़क, पानी? देखो मैडम, मुझे तो लगता है कि जो आपने बताया जैसे आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात करना, जितना नेगेटिव कैंपेनिंग हुआ, ये मुझको लगता है कि बीजेपी और राजग के खिलाफ गया. ये रिजेक्शन है. अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं इससे साफ दिखता है कि लोगों ने इसे पसंद नहीं किया. ये रिजेक्शन है उनके इस तरह का प्रचार करने का. उसके अलावा स्थानीय भी थे, इनकी ताकत थी जमीन पे. महागठबंधन की जैसा हम लोग शुरू से देख रहे हैं, जातीय हम लोग अगर गिनती करें आंकड़ों का तो इनके पक्ष में था. और मगर उसमें संदेह ये हो रहा था कि ये एक दूसरे को मदद कर पाएंगे कि नहीं. मगर आज का ट्रेंड ये शो करता है कि ये लोग एक दूसरे को मदद कर पाए. तो इनके पास नंबर आंकड़ा तो था ही, उसके कारण इनकी अच्छी बढ़त मिल रही है. मगर जो भाजपा प्रधानमंत्री अमित शाह
खुद जो मुख्यमंत्री के खिलाफ जो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है यहाँ, उनके नकारात्मक जितने तरह के कैंपेनिंग की गई, अभियान चलाया, वो मुझको लगता है जनता ने पसंद नहीं किया। तो ये नहीं, संजय सिन्हा जी, वैसे नीतीश कुमार के ऊपर तो कम ही हमला हुआ था। जितना हमने देखा, जितना हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश की, ज्यादातर बात तो लालू यादव के खिलाफ कही गई, बल्कि डराया गया लोगों को। ये कहा गया कि अगर आप इन्हें चुनते हैं तो लालू यादव भी साथ में आ जाएंगे और फिर से जो है वो जंगल राज हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए लालू यादव पर हमला ज्यादा था, मगर वो लालू यादव के साथ नीतीश कुमार का नाम भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के चेहरा थे। तो जितना भी आप लालू यादव पर आप आक्रमण कर रहे, हमला कर रहे थे, उसका सीधा सीधा असर नीतीश कुमार के ऊपर भी था। इसलिए देखिए जितना भी हमले हो, जैसे शैतान कहा गया, उसका जवाब नीतीश कुमार ने भी दिया। लालू यादव ने खुद अपने तरीके से तो दिया ही, नीतीश कुमार ने भी दिया उसका जवाब। इसलिए लालू यादव बिल्कुल अलग नहीं थे, और नीतीश कुमार का लालू यादव का प्लस और माइनस दोनों फैक्टर वो लेकर चल रहे थे। तो जितना उन पर आक्रमण हो रहा था, जो भी नेगेटिव बातें हो रही थी, ये उसको जवाब दे करके संभालने का भी इन्होंने लगातार प्रयास किया और सफल भी रहे इसमें। Mohammad Ali Khan, were you surprised by the turn of events when suddenly initially it was, development versus development, your development versus my development, and then suddenly the campaigning took a sudden turn and then it brought in several of the emotive issues? Did that play into your hands or the Grand Alliance's hands? Well, Frank, first of all, I would say that development, when they were speaking about it, when the NDA was speaking about it, was purely a smoke screen. I mean, there is no doubt in anyone's mind the platform on which the NDA campaigned, right? It was always meant to be a polarizing election. The tone was very clear. Statements which have been quoted right now on this show by various panelists show to you clearly and compellingly that there was no doubt that development was just a smoke screen, right? But the fact is that the people of Bihar saw through that, right? बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, नकारात्मक। ये पूरी कैंपेन इन्होंने जैसे नकारात्मक तरीके से इन्होंने लड़ी है। Where was development? Development took a back seat. It was only there in editorials in English papers. But on the ground itself, the campaign was run in a very vicious form, right? They attacked, as Madam rightly pointed out, they attacked Nitish Kumar ji, Lalu Prasad Yadav ji, and of course Sonia Gandhi ji, repeatedly in very vulgar fashions. But the fact is, this election has shown decisively that the nation will not stand for these kind of अनिल कुमार elections साहनी भी anymore. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जेडीयू के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। सबसे बड़ी बात कि इतने मैंडेट से जीतने वाली सरकार, इतने बड़े मैंडेट से जीतने वाली पार्टी, जिसके कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी, वहां पर वो गए देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने वहां पर कैंपेन किया बिहार में, और उस सब के बाद अगर जेडीयू जैसी पार्टी आगे बढ़ पाती है, उस तमाम जितना प्रभाव था उसको एक तरह से दबा पाती है, तो शायद वाकई बेहद मुबारकबाद की वजह है ये जेडीयू के लिए। डॉक्टर साहनी, ये बताइए कि फिलहाल अब आगे की बात कैसे होगी? क्या आपको लगता है कि इसका जो प्रभाव है इस चुनाव का, वो सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा? देखिए, मैंने सबसे पहले तो मैं बिहार के गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित जो हम लोगों को मतदाता है उसको मैं हार्दिक बधाई देता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने हम लोगों के बातों पर विश्वास कर और लालू जी और नीतीश जी को जो है सो वोट दिए हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस देश में आपको इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें आप लोगों ने प्रश्न किया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में एक वोट जो है सो कैसे चला गया बीजेपी में। हर राजनीतिक पार्टी के लिए एक सबक भी होता है, संदेश भी होता है, और हमने सुशासन के संकल्प के साथ और विकास के लक्ष्य के साथ काम किया है और आगे भी हम काम करते रहेंगे। जहां तक सवाल है राजनीतिक पार्टियां पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में थी। पूरी ताकत के साथ हमने लोगों से जनादेश के लिए अपील की। अब जो भी जनादेश आएगा वो सरमाथे पर, लेकिन इतना जरूर है कि हर चुनाव हमारे लिए सबक भी होता है, संदेश भी होता है। हमने कई चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद जीते और कई चुनाव हमने मजबूती के साथ जो सुशासन का हमारा संदेश है और जो विकास का हमारा लक्ष्य है उसके आधार पर लोगों ने जनादेश दिया है। देखिए, पहली बात यह कि इसमें जी हाँ, तो फिलहाल कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी के सबक होता है और संदेश होता है। सबक तो लिया है, संदेश क्या हासिल किया बीजेपी ने, ये बीजेपी के नेता से हम जानने की कोशिश करेंगे। सिन्हा साहब, आप कुछ कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे जी? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हमें विश्वास में लिया और वोट दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले
लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने हमसे प्रश्न किए थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश का ऐसा रिजल्ट क्यों आया, तो उस समय जो है सो लोहिया, अंबेडकर, कर्पूरी और बीपी सिंह जिसको जगाने के काम किए थे, वो वोट जो है सो बिखर गया था इस नाम पर कि नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले हैं, नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा से आते हैं, नरेंद्र मोदी गरीब है, नरेंद्र मोदी जो है सो गरीबों के काम करेंगे। मगर जो 16-17 महीना के शासन काल में जो उनका काम गरीबों ने देखा और बिहार के जो लोग अपने आप को ठगे महसूस किए, आज मुझे खुशी है कि जो ही लोहिया, कर्पूरी, अंबेडकर का वोट जो बिखर गया था, आज फिर एकजुट होकर लालू और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एक पैर पर खड़ा होकर सभी वोट एक तरफ दिया है। इसी का परिणाम है आज की आने वाले दिनों में। पिछले दिनों में जो मोहन भागवत साहब जो बोले थे कि आरक्षण का समीक्षा करेंगे, अंबेडकर जी का, लोहिया जी का, कर्पूरी जी का और बीपी सिंह ने जो मंडल कमीशन दिया था उसको खत्म करने की बात थी। इस पर बिहार जो है पूरे देश को संदेश देती है और बिहार जो है सो पूरे देश को आज बता दिया कि हम जो है सो इनके चक्कर में आने वाले नहीं है। मैंने एक नारा दिया था, लालू और नीतीश में बिहार। मैं चूंकि स्टार प्रचारक था बिहार में महागठबंधन का, और मैंने नारा दिया था, लालू नीतीश में बिहार, मैं नीतीश मैं बिहार। आज एक एक व्यक्ति वहां पर लालू नीतीश बनकर चुनाव लड़ा है। लेकिन डॉक्टर सानी ये बताइए कि जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे कि हार में भी सबक होता है और संदेश होता है, जीत में भी सबक और संदेश दोनों होता है। सबक शायद बीजेपी ने लिया, संदेश आपके लिए क्या है? किस तरह की राजनीति आगे होगी? जीत तो हो गई, तमाम तरह की एंटी इनकम्बेंसी से आगे बढ़ गई जेडीयू, खासकर नीतीश कुमार। आपको कहीं ये तो नहीं लगता कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जिस तरह से नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट पड़ा है, कहीं ना कहीं, अगर ये आज का दिन ना भी हो ये सवाल पूछने का, लेकिन तभी मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूं कि क्या इस अलायंस में नीतीश कुमार के इतने कद्दावर रुतबे के साथ भी आगे बढ़ पाएगा अलायंस? देखिए, आगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी आप तुरंत सुने थे अनिल पांडे जी जो बोले कि दुर्भाग्य है। नहीं, लेकिन लालू यादव भी है, दुर्भाग्य है, सौभाग्य है बिहार का, लालू जिसने देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया, सौभाग्य है। और मंगल राज कहते हैं, वो उनका सरकार होता तो मंगल राज होता। आज क्या हो रहा है देश में? आज क्या हो रहा है देश में? पूंजीपतियों का सरकार बन गया, गरीब को छोड़ दिया गया वहीं पर। अभी तुरंत जो है सो बिहार का चुनाव खत्म हुआ है और हर चीज का दाम को बढ़ा दिया गया। नहीं, लेकिन लालू यादव भी काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। लालू यादव काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं है, वो काफी मिलनसार व्यक्ति है। अब अगर मिलनसार व्यक्ति नहीं रहते तो नीतीश कुमार से कैसे मिलते? मोहम्मद अली खान, ये बात वाकई जायज है कि आज के दिन पूछना कि ये अलायंस जरूर ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। फिलहाल बिहार तो बचाया है आपने अपने लिए, लेकिन क्या वाकई इस अलायंस का जो सर्वाइवल है उस पर सवाल जरूर है? नहीं, मैं कहूंगा सर की बात बिल्कुल सही। हम बड़े मिलनसार लोग हैं और देखिए कुछ सोच समझ के ही गठबंधन बना था। हम सब जो मिलकर चुनाव लड़े हैं, ये शुरुआत से ही फैसला हो गया था। अब एक्चुअली सर डिबेट से पहले कह रहे, विनोद से पहले बोल रहे थे कि सवाल तो ये पूछना चाहिए, अगर मांझी साहब के साथ ये लोग सरकार बनाते तो क्या वो सरकार बचती? सो आई मस्ट एट्रीब्यूट दैट विजडम टू सर एंड आई मस्ट यूज दैट हियर। बट हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये अपने पूरे 5 साल पूरे करेगी सरकार। और ये भी देखिए, दूसरी बात ये देखिए, मैं हैरान हूं किसी ने ये नहीं कहा अभी तक कि अमित शाह जी ने कहा था कि पाकिस्तान में पटाखे फटेंगे। अभी तक तो हम सुबह से देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे देश में पटाखे फट रहे हैं, तो ये भी बड़ी गर्व की बात है। पाकिस्तान से फुटेज मंगाना चाहिए विनोद जी। मैं एक बात आपको तवज्जो दिलवा दूं, अभी तक किसी ने कही नहीं है कि विद दिस इलेक्शन नीतीश टू इज अ 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बैक टू बैक। यही पूछ रही थी सवाल में। और इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर Nitish will be elevated. Modi in 2018. He is direct challenger today to Mr. Narendra Modi in 2019. It's another matter that he doesn't have a national party to back him, but if he has a national alliance to back him, he's a direct challenger. And in the campaigning period, he emerged as real and truly a prime minister material. He is the best finished product of the social justice movement. He is cast, if we were to draw an analogy with Bollywood, he's cast he's cast after an Amol Palekar. He's not, a swashbuckling hero like Amitabh Bachchan, which would be comparable with someone more important in the BJP. So what I am saying is that Nitish ran a campaign which was civilized. He ran a campaign where he could not be faulted for his language. He argued with the Prime Minister. He didn't abuse the Prime Minister. और विनोद जी, मैं याद दिलाना चाहूंगी, in the end he
got abused by the BJP. जी, नीतीश कुमार ने जो आखिरी अपना भाषण था, मैं याद दिलाना चाहूंगी दर्शकों को कि जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि लोग आएंगे, आपको बांटने की कोशिश करेंगे, कोई हड्डी फेंक देगा, कोई कुछ फेंक देगा, आप उनके बहकावे में मत आइए। इस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। He was the कर्ता of the family. जिस तरह से परिवार के बड़े बूढ़े जवान लोगों को बोलते हैं कि भाई इस रास्ते पर मत जाना, इसके बरगलाने में मत आना। एंड आई थिंक वो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी, दैट वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। इफ यू विल गो इनटू द फाइन टेक्स्ट ऑफ द कैंपेन व्हिच द महागठबंधन ran, you'd be amazed that how could they run such a budget campaign, such a campaign on a shoestring budget with such effectiveness. That means, as Sharad Yadav was rightly pointing out, that money alone doesn't make the mayor run. Many other things are there which can make the mayor run. And the BJP's over-dependence on money, their over-dependence on ostentatious conduct, their total, I mean, there was no ingenuity in the campaign of the BJP, I'm sorry to say, कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री के बड़ी रैलीज पर ही डिपेंड कर रहे थे। इतने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में, उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? अनिल पांडे उनका विजन क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? अनिल पांडे अगर नीतीश हार जाते, तो कुछ ऐसा ही होता जिस तरह से शीला दीक्षित दिल्ली में हार गई थी गलत सानिध्य के कारण। यू नो, आप समझे कि नहीं? अनिल पांडे रिस्पॉन्ड जवाब देना चाहेंगे इस बात का? एक जो सवाल पूछ रहे हैं विनोद शर्मा जी, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि सबक के साथ साथ संदेश भी मिला है। संदेश मुझे बताइए क्या है? देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई समय नहीं होता। हमेशा पढ़ने के लिए समय नहीं होता, वैसे सीखने के लिए कोई समय नहीं होता है। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए पांडे जी, बोलिए। जी, हम सुन रहे हैं आपको। मैं ये कह रहा हूँ, सीखने का कोई समय नहीं होता। सीखना हमेशा आदमी को है। इससे हमें कुछ सीख मिली है कि हमें कैसे आगे, कैसे अपनी क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह से हमें लोगों के पास जाना है, लोगों को कैसे हमें कन्विंस करना है, ये सब सीखने का समय हमें मिला। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। अब चूंकि जीत और हाथ की तस्वीर हमारे बिल्कुल सामने है और साफ साफ सवाल पूछे जा सकते हैं बिना किसी एम्बिग्यूटी के, तो हम अगले जो हमारा सेक्शन है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से असर पड़ेगा बिहार के चुनाव का। जिस तरह की डिबेट लगातार चल रही है, असहनशीलता को लेकर, इनटॉलरेंस को लेकर, देश की राजनीति की दिशा क्या होगी, आरक्षण को लेकर जो पूरी बहस हुई थी, ये सारे मुद्दे बिहार के चुनाव में हमारे सामने फिर से ताजा, फिर से जिंदा हो गए थे। आखिर ये मुद्दे अब क्या दिशा लेंगे, अगले सेक्शन में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नेता जो हैं अलग अलग पार्टियों के, उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि इस तरह के जनादेश के लिए बिहार की जनता को वो बधाई देते हैं। बिहार की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। भारत की जनता जल्दी ऊपर चढ़ाती है, भारत की जनता उसी तरह से जल्दी नीचे भी उतारती है। महागठबंधन की जीत ही कांग्रेस की जीत। अभी जो आप एलायंसेस का, लीड्स का जो पोजीशन दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि जेडीयू ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। जनता का मैंडेट जो भी होगा उसको हम सबको स्वीकार करना होगा। We've got some very interesting and important data. Arfa, you have that with you. Why don't you take us through some of the data that we have right now? जी हाँ, तो फिलहाल जिस तरह का डेटा हमारे सामने आ रहा है उसमें एनडीए को फिलहाल जिस तरह की सीटें हमारे सामने आ रही है। फिलहाल विनोद शर्मा जी, ये बताइए कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इस सेक्शन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर आप किस तरह का असर देख रहे हैं असहनशीलता और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर? माननीय नरेंद्र मोदी इस इलेक्शन के मैदान में जब उतरे थे तो उस वक्त एक ही चर्चा थी कि राष्ट्रीय स्तर पर, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सी विवादों में घिर गई है, राष्ट्रीय स्तर पर उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, जिसको अंग्रेजी में टीना फैक्टर कहते हैं। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। जब मोदी जी let me just stop you there. We've got some phase-wise data with us right now, of course, in front of us. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, and Phase 5. Now, in Phase 1, there were 49 seats in total. 34 are going in favor of the Grand Alliance. In Phase 2, 18 are going in favor of the Grand Alliance. In Phase 3, 36 in favor of the Grand Alliance. Phase 4, 17 in favor of the Grand Alliance. And in Phase 5, 37 in favor of the Grand Alliance. So basically, if you have to pinpoint a particular phase where the Grand Alliance has not done well, it is Phase 4, whereas in all the other phases, it has done better than the NDA. This is what was being stated by people, the journalists who were there on the ground, covering the election.
The same thing was related by journalists. You can pick up newspapers the past 2 weeks and you'd know. It is obvious that the fifth phase, where the JDU, RJD was strong, they have done exceptionally well. And a phase where the voter was thought to be polarized on communal lines has rejected that overture. It has rejected that. And I think that I salute the wisdom of Bihar. You know, I'll tell you a little story which will perhaps be of interest to your viewers. That Nitish Kumar, I had an informal conversation with Nitish once, and he was saying, you know, everything is fine, my government is running fine, but there is no industry in Bihar. So I told him jocularly, why do you worry about there being no industry in Bihar? Bihar is the biggest industry of India. So he says, how do you say Bihar is the biggest industry of India? I told him it is the biggest sorting industry of India. It will show the way to India, the way France showed the way to the world. लेकिन मनोज शर्मा जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े इसी बात पर, फिलहाल रूरल और अर्बन जो है वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें रूरल जो वोटर है उसको ग्रैंड अलायंस 109 सीटें नजर आ रही हैं और एनडीए को 75, अदर्स को 8। तो यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां 80% से ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है, ऐसा भी कम हुआ है भारत में, एक ऐसा स्टेट 80% से ज्यादा रूरल पॉपुलेशन में 109 जो है वो ग्रैंड अलायंस को मिल रही है। क्या जेडीयू आरजेडी गांव में बसता है अभी भी? The native wisdom of Bihar has gone with this alliance. BJP forgot to factor in the native wisdom of this alliance, of the state. As I was telling while you were busy doing collecting data, that you see Bihar is showing the way to India like France had shown the way to the world historically. And I said this once to नीतीश कुमार and he said, ये अच्छा है, हम कभी इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं आज के दिन इसको इस्तेमाल करना चाहता हूं। और इसी के चलते बिहार की विद्वता का नमूना है ये कि बिहार का व्यक्ति भले ही वो गरीब हो, भले ही वो पढ़ा लिखा उतना ना हो, भले ही उसके पास साधन कम हो, लेकिन ईश्वर ने उसको विवेक की कोई कमी नहीं दी है। विनोद जी, दो महत्वपूर्ण चीजें अगर डिवीजन वाइज देखने की कोशिश करें तो दरभंगा और पटना, ये दो खास डिविजन्स हैं जिसमें एनडीए को बहुत अच्छी बढ़त मिली है, एनडीए को बहुत कामयाबी मिली है, जिसमें 21 जो है वो नजर आ रहा है दरभंगा डिवीजन में एनडीए को जाता हुआ, और सिर्फ 9 जो है वो 30 जो है ग्रैंड अलायंस की हैं। और बाकी अगर देखा जाए तो पटना में भी काफी हद तक बेहतर किया है एनडीए ने। देखिए, पटना माना जाता था कि एनडीए का गढ़ है, लेकिन अगर पटना में नंदकिशोर यादव पटना साहिब से ट्रेल कर रहे हैं। No, actually those figures are a little different. In fact, Darbhanga 21 to the Grand Alliance, 9 to the NDA. Yes, I was surprised. And even in Patna it is 26 to the Grand Alliance, 15 to the NDA. The only place where the NDA has done very well is Tirhut, which is 27. You see, in the third phase, I was there, and I must put it on record that Prashant Kishore, who is a close key aide of Mr. Nitish Kumar, he told me after the third phase that Mr. Sharma, don't get misled by any propaganda. We have done exceedingly well in the third phase, and if we have done well in the third phase, which is the citadel, the areas covered there were the citadel of the BJP, then we are through in this election. We have already wrapped up this election. डॉक्टर सिन्हा, क्या आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? फिलहाल कि त्रिहुट का जिक्र जैसे मेरे सहयोगी फ्रैंक ने भी किया, ग्रैंड अलायंस को 17 और एनडीए को 27 नजर आया। क्या इस क्षेत्र की ऐसी क्या खास बात है जिसमें आपकी जमीन ठीक से नहीं टिक पाई? आपसे बात कर रही हूं डॉक्टर सिन्हा। डॉक्टर साहनी, मैं त्रिहुट का जिक्र कर रही हूं कि 17 जो है वो ग्रैंड अलायंस को और 27 जो है वो एनडीए को हासिल हुआ है। तो क्या इस इलाके की क्या खास बात है जहां आपकी जमीन ठीक से नहीं टिक पाई? देखिए, वहां पर जो है सो अभी परिणाम आने दीजिए, अभी तो रुझान है, वहां पर भी हम लोगों का ज्यादा सीट आएगा, जो हम लोगों का जो आकलन है। नहीं, फिलहाल आप देखिए, क्योंकि 11:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब लगभग जो ट्रेंड्स हैं वही नतीजे होंगे, तो आप भी मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैं जानने की कोशिश कर रही हूं कि इस डिवीजन में ऐसी क्या खास बात है कि जहां आप पिछड़ गए हैं? पिछड़े नहीं है, वहां पर जो है सो कुछ अभी हम लोग वहां भी आगे होंगे, तिरुट डिवीजन में भी आगे होंगे, दरभंगा में भी होंगे। अब जो अभी रुझान जो चारों तरफ से आपके आ रहा है, अभी तो हम वहां के देख नहीं रहे हैं, आप लोग अभी देख रहे हैं अपने अथी पर, मगर वहां पर भी हम लोगों को आएगा, ऐसा बात नहीं है। नहीं, दरभंगा में तो ठीक किया है आपने, दरभंगा में आप आगे हैं, हर जगह आप आगे हैं। तिरहुट, यस, तिरुत का जो अथी हुआ है उसमें 17 ग्रैंड अलायंस और 27 एनडीए। जी बताइए कितना है?
17 जो है वो महागठबंधन को और 27 जो है वो एनडीए को, काफी फर्क है। फर्क हम थोड़ा देर के बाद देखिएगा, उसमें भी अति होगा, बदलाव होगा। You know, and let's now focus on the Election Commission of India figures that we're getting at the moment. 215 seats are being put up by the Election Commission of India. 140 for the Grand Alliance, 66, less than half for the NDA, and 9 seats going to the others. The CPIM, I think, is leading in one. There is also a couple of other smaller parties which are actually winning in a few seats there as well. But if you look at the allies of the NDA, you know, they're not doing very well. If you look at the Lok Jan Shakti Party, it's 6 seats for the Lok Jan Shakti Party, and then there is also the HAMS, which is in 3 seats, and you know, they're not doing too well at all. Strike road. This was what was being said. और In the surprisingly middle of the कांग्रेस पार्टी 12 campaign, सीटों पर आ गई। the allies started blaming the BJP of having a wonky narrative in the elections. They said that उनका तो इलेक्शन खड़ा ही नहीं हुआ, तो हमारा कैसे खड़ा होगा? That's what they were saying, कि भाजपा का इलेक्शन खड़ा नहीं हुआ, तो इसीलिए हमारा इलेक्शन भी बैठ रहा है। अब यहाँ पर ब्लेम गेम शुरू होगा. Who was wrong and who was right? The fact is that the campaign of BJP was too much Prime Minister centric. You know, something for the Congress to smile about, because the Congress It's not piggyback. They should smile, but they should not celebrate beyond a point. They wrote piggyback on the 2 major parties which had a big support base. Would you say then that the Congress was still the Achilles heel? The only in the thing alliance? difference was, before he says, that, you know, they very judiciously set up Congress, giving candidates from minorities or other castes. You see, Congress had a goodwill among certain forward castes in Bihar. They still has that. And on the strength of the Congress, they got the votes of Brahmins and Bhumiyars and also Thakurs in certain areas. So that was their way of taking away a bit of the committed vote bank of the BJP. विनोद जी, कास्ट वाइज अगर बात करें हम, तो 120 सीटें जो हैं वो रेड करिए। So if I may just differ with sir just slightly, in that we feel that the role of the Congress was not just limited to these 12 seats that have so far been announced, but of course we were instrumental in rallying the forward caste, the Brahmin, as well as the minority vote. But above all of that, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें लगती है, एंड किसी और ने भी आज सुबह बोला था, देखिए कांग्रेस का रोल ये था इस पूरे अलायंस को साथ लाने में, कांग्रेस का ही मेन सीमेंटिंग रोल था, उसमें तो दो राय नहीं हो सकती सर। और देखिए नीतीश जी को किसने प्रोजेक्ट किया, ये सबसे पहली टिप्पणी राहुल जी की तरफ से आई थी। ही वाज ऑलवेज वेरी कीन दैट दिस सर्टेन इंडिविजुअल शुड बी प्रोजेक्टेड, सो टू डिसमिस द कांग्रेस's रोल एज merely being confined to those 12 seats, that is a disservice, and I'm certain that everybody agrees with that. In the 2009 elections, when the Congress scored very well in UP and all that, I think it was around the same time that Rahul Gandhi, the run-up, was the first to speak out in favor to compliment Nitish publicly, and he came under flag from his own party. लेकिन राहुल गांधी की क्या बात करें अब इस वक्त में, राहुल गांधी के भविष्य को आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार चुनाव? देखिए मेरी बात सुनिए, रैलियां तो उन्होंने, देखिए मेरी बात सुनिए कि अगर देखिए मेरी बात सुनिए, आज के दिन अगर मानस भारत का किसी एक व्यक्तित्व पे टिका है तो वो नीतीश कुमार का है। राहुल गांधी की उम्र उसके साथ है, उनके साथ है, और मैं समझता हूं कि माजी में भी कांग्रेस ने और पार्टी से प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं। देवेगौड़ा दिया है उन्होंने, चरण सिंह दिया पहले, फिर देवेगौड़ा दिया और फिर इंद्र गुजराल दिया। लेकिन इस बार अगर नीतीश और चंद्रशेखर जी को भी दिया, लेकिन वो जो सपोर्ट है वो ज्यादा देर रही नहीं। लेकिन मैं समझता हूं अब संजीदगी का समय आ गया है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना है तो एकजुट होकर लड़ना है। बिल्कुल समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी में भी लगता है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन वापस आ रही है अब 1.5 साल अच्छी बात है। जी, हम देखते हैं कि अब जो राष्ट्रीय राजनीति है, जो नेशनल पॉलिटिक्स है फ्रैंक, वो किस तरह से बदलती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार के बाहर बिहार ने क्या कुछ बदल दिया। Indeed, it will be interesting to see what happens and how things change and what kind of a national importance it will have. We'll have to call it a wrap on this, of course, and then shift focus now to our Bihar studio in Patna, where our colleagues will take over from us for now. Thank you so much. A very long day.
प्रचार के बाद नतीजों की बारी। हमारी भी है पूरी तैयारी। गठबंधन ने सीधी पर निशाना भगवान माओइस्ट वायलेंस वर्कर्स थे और जो विकास को लेकर पार्टी एनडीए के लोग बिहार में कर रहे हैं। आगाज से अंजाम तक इस्तेमाल करें, स्वागत है हर बूथ से ऐलान तक, एक एक परिणाम तक। देखिए राज्यसभा टीवी का खास प्रसारण आज दिन भर लगातार लाइव सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। India star shining in global affairs. Professional army of any country does not have faith, piety and jihad in the name of God. From regional power to assertive global leader. Sri Lanka denies that these violations took place. We want India to be a superpower. We have been doing everything for decades and we have been giving to India everything best we have. Experts debate the nation's foreign policy. We should not have any political preference of ours so far as Nepal is concerned. Taliban were the teachers of Pakistan. Whatever people may say, they were created by Pakistan. India's World with Bharat Bhushan on Rajya Sabha Television. Welcome. You're in Patna with Rajya Sabha TV, where the scene of the action is, and what action it's been since morning, hasn't it, Vishal? It has been very intense action indeed. काफी दिलचस्प मुकाबला सुबह से देखने को मिला। शुरुआती रुझान जो आए उसमें एनडीए गठबंधन आगे था, लेकिन अब पिछले लगभग 1 घंटे से जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है उसमें अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जो ग्रैंड अलायंस है यानी कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके पास 150 से ज्यादा सीटों पर बढ़त है, और एनडीए का जो गठबंधन है यानी कि भाजपा के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो सिर्फ 77 और 78 के आसपास सिमट कर रहता दिखाई दे रहा है। मैं आपका परिचय करा दूं, इस वक्त पटना स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे नलिन वर्मा जी हैं हमारे साथ। नलिन साहब असिस्टेंट एडिटर हैं टेलीग्राफ के, उसके अलावा संजय सिन्हा जी हैं एक और वरिष्ठ पत्रकार, यहां पर पीटीआई जो एजेंसी है उसके ब्यूरो चीफ हैं पटना में, और हमारे साथ गुलाम गौश साहब मौजूद हैं जेडीयू के। उनके चेहरे पर मुस्कान काफी देर से दिखाई दे रही है, शायद आंकड़ों की वजह से। ईशान, Absolutely, congratulations. It seems congratulations are in order, Mr. Ghosh. This was, I mean, your party has been saying that this was what was supposed to happen. What do you think went right for the JDU alliance? मैं कभी मायूस था ही नहीं। हम और हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त थे। करीब करीब 20 जिले का दौरा मैंने भी किया था। जो फीडिंग मिल रही था, आप लोग का सर्वेक्षण तो एक अलग बात है, आपके अपने पैमाने हैं तय करने के। तो हम लोगों को ये एहसास था कि हमारी जीत निश्चित होगी और हमारा बहुमत मिलेगा, और मैं समझता हूं कि 170 तक हम लोग जाएंगे। नलिन जी, अब लाजमी बात है जो राजनीतिक दल जीत रहा होगा उसके नेता जरूर ये कहेंगे कि हम मायूस नहीं थे, लेकिन मैंने पहले भी जो पूछा लोगों ने, बिल्कुल पहले भी आपके नेताओं की तरफ से बयान दबाव में दिखाई पड़ा। मैं दबाव में नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। लालू जी के बयान भी यही आ रहे थे कि 190 टच करेंगे, हालांकि 190 नहीं पहुंच पा रहे हैं आप, लेकिन सरकार जरूर बन पा रही है। नलिन जी, आप बताएं, क्या आपको लगता है सही रहा आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठबंधन के लिए इस लड़ाई में? क्योंकि जो एग्जिट पोल्स रहे हों या फिर बाकी जो एनालिसिस रहे हों उनमें काफी कंफ्यूजिंग पिक्चर उभर कर सामने आ रही थी। No, the people who were traveling on the ground, I was one of them. And from very beginning, even on your channel, I had been telling all along that this alliance, grand alliance has worked. See, the fundamental thing is Lalu Prasad, despite all the condemnation and criticism from the opposition, he continues to be the strongest mass leader in the state. He has bigger mass base. Right. It is the power of Lalu Prasad. And I guess that's reflecting in the numbers as well, because RJD seems to be a little ahead of JDU. That is a different matter. Who goes a bit ahead, who goes a bit down. But in percentage of votes,
caste-wise, Lalu Prasad has been the most dominant mass leader in the state. Right. It has combined with the image that Nitish Kumar has. Nitish Kumar is the face of this alliance. All along your channel, international media, national media has seldom questioned the way he performs as a chief minister. Even the people in the hinterlands who are his critics, they say that, okay, we may not vote for Nitish Kumar, we are for BJP, but he is the very good chief minister. So I just want to say that Lalu Prasad's might, mass base, and Nitish Kumar's face, performance, they have gelled very well. Okay. Congress had been, Lok Sabha election was the BJP versus the Congress election primarily. Okay. Here the Congress had been defeated and it was not in power. So Congress also piggybacking on the success. Piggybacking, at the same time, Congress didn't have any anti-incumbency factor in the context of the state. Absolutely, and that perhaps the anti-incumbency, and this is an interesting point, Sanjay, that as far as the anti-incumbency, has Narendra Modi managed to create anti-incumbency as Prime Minister in just a year and a half, and is this a reflection of that? Because if you look at the performance of the various parties under the NDA fold, the BJP contesting 160 seats, not doing too well, stuck at about 70, a little lower than that. The allies have done very poorly as well. The HAM and the RLSP really not pulling their weight. You are very right. Actually, as the Battle of Bihar started, it was all the arithmetic was based on caste votes. The Grand Secular Alliance came with a vote percentage of 45 based on their performance in last year Lok Sabha election. So 45% vote they had together, and this NDA, BJP, and they had around 39% vote. So on that premises and percentage of vote polled in the Lok Sabha, they came together, the different groups came together. Ponderables for this Grand Secular Alliance was that whether Lalu, Nitish and Congress were able to transfer vote to each other or not. Right. They had the percentage right from the beginning. On that very calculation, they came and formed a coalition. That was the doubt whether, but as the trend shows, it worked, it was there on the ground, and they managed to convince their workers of each parties, and they voted for each other and helped each other. That is why they are shown ahead in the trends. For NDA, you want to ask? मैं अभी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं दिल्ली से, मोहम्मद अली साहब कांग्रेस के नेता हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मोहम्मद अली साहब, पटना से विशाल बोल रहा हूं। एक सीधा सवाल जो आपसे ये कि शायद आप लोगों के खेमे में काफी खुशी होगी, इस वक्त 300% से ज्यादा का इजाफा आपकी सीटों में हो रहा है। बिल्कुल सही। देखिए, अभी 3 गुना इंक्रीज हुई है तो खुशी का माहौल तो बहुत है, और कांग्रेस ने तो एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया था इस पूरे गठबंधन में। कोई कह रहा था अभी आपकी तरफ से कि कांग्रेस का लिमिटेड रोल रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करूंगा, क्योंकि कांग्रेस ही थी जो सीमेंटिंग पार्टी थी। सारे गठबंधनों को साथ लाने वाली जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी, और जिस ग्रेस के साथ हमारे नेताओं ने कैंपेन किया, भाजपा की तरफ से अटैक्स आते रहे कि नहीं देखिए टूट रही है, लोगों की कैसा गठबंधन है, उस पर सवाल उठा रहे थे, और आज देखिए कैसा मायूसी का आलम छाया है उनके दफ्तरों में। मगर मैं यही कहूंगा कि देखिए, राहुल जी का जो रोल था इसमें, सबसे पहले उन्होंने नीतीश जी को एक्नॉलेज किया। नीतीश जी की जो लीडरशिप कैपेबिलिटीज हैं और नीतीश जी जो रोल प्ले कर सकते हैं, राहुल जी ने सबसे पहले उन्हें आगे रखा, और उन्होंने ही बोला कि गठबंधन साथ बन के चलेगा। तो देखिए, हमारा 3 गुना इंक्रीज तो हुआ ही है सीट्स में, 3-4 गुना, उम्मीद है कि 4 गुना हो जाएगा, मगर आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मोहम्मद अली साहब, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव के साथ स्टेज यानी कि मंच शेयर करने से इनकार कर दिया था। आपको लगता है वो सब बातें अब भुला दी जाएंगी, या वो दिक्कत सामने आ सकती है आगे चलकर? तो गलत बात है कहना कि स्टेज मंच शेयर करने से इनकार कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहरहाल मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि गठबंधन जो है, जितने भी लोग हैं इसके, बड़े जो हमने कैंपेन रन की, बड़े सकारात्मक तरीके से कैंपेन रन की बनिस्बत वो नकारात्मक कैंपेन जो भाजपा वालों ने रन की थी, तो हमें उम्मीद है कि उसी टोन से और उसी तौर तरीके पे हम चलते रहेंगे, और उम्मीद है कि गठबंधन कामयाब होगा।
All right, but just the numbers speak a little differently, because as far as the Congress party's performance is concerned, it's not as good as the JDU and the RJD. 40 seats, the Congress under 20 and the JDU and the RJD are above 60 plus. So in the sense that the real forces on the ground really did matter. The fact that there was a Nitish Kumar, the fact that there was a Lalu Prasad, and on the other end, there was virtually nobody. And is that the problem that the NDA alliance faced? Naren? No. See, you can't say that Congress didn't matter. Congress stands decimated in the state for the last 20 years or so. They were not in double figure. If you remember, it was 1990 when they were first thrown out of power. They had 125 seats. And that seats were after they were in power. And 4. So if the Congress has gone in double figure, I have yet to find out in which areas they have performed well. But if at all they have won 15 or above, it means in larger areas of the state, rather larger regions of the state, they have registered their presence. It is a matter of, it is a truth that Nitish Kumar and Lalu Prasad are a big force and they have mattered. The lack of an alternative, the fact that many said that the 2014 election against Narendra Modi, there was a Tina factor. There is no alternative. Over here, the alternative was Narendra Modi himself, which really the electorate in Bihar also knows he won't be the chief minister. Was that one of the big factors, Sanjay? Yeah, you are right. Because this slogan of Bihari versus Bahari, that worked in favor of Grand Secular Alliance. Nitish Kumar constantly raised this issue whether Bihar will be ruled by a Bihari, which he himself, or a Bahari, which is Prime Minister, whether he will assume additional charge of Bihar with the Prime Ministership. That he able to convince the voters, and the trend shows he succeeded in giving this slogan. So Bihari versus Bahari slogan was a big factor which helped Grand Secular Alliance win. तो आपको लगता है संजय जी कि इस वक्त जो नतीजा आया है उस पर अगर नजर डालें और ये सब फैक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उस लिहाज से अगर एनडीए का जो अलायंस है वो शायद किसी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को सामने करके लड़ता तो तस्वीर कुछ बदल सकती थी? देखिए, थोड़ी मदद तो जरूर मिलती है, क्योंकि आज के समय में वोटर ये जानना चाहता है कि किसको हम वोट कर रहे हैं। और वैसे स्थिति में जबकि ये महागठबंधन नीतीश कुमार के चेहरे को सामने लेकर लड़ रहे हैं, तो उनके बात में दम आता है कि आप इनको वोट करें, और आपने इनको देखा भी है। वही जहां राजग और एनडीए के गए, उनके पास इसका जवाब नहीं था। पहले तो वो कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आया। वो महागठबंधन को मदद मिला कि बताने कि इनके पास कोई नेता नहीं है और ये प्रधानमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं, इसलिए इनके लीडरलेस है, इनका विजनलेस है। हर एक बात को वो उसका आलोचना करने में कामयाब हुए। ये राजग के खिलाफ मुझको लगता है। गुलाम साहब, so taking what the trends are saying right now as similar to what the final outcome would be, and that means that Nitish Kumar would probably be chief minister. But there's Lalu Prasad also. I mean, the fact that there is Narendra Modi to stop in Bihar is something that they've brought them together. But for the next 5 years, what is the meaning of development in Bihar? Because Lalu Prasad, the adage with him was Jangal Raj. With Nitish Kumar, it was Vikas Purush. What is the middle ground? नहीं, तो ये हमारे विरोधियों का प्रचार था जंगल राज। जब बिहार में मंडल, आपने भी बोला था 10 साल पहले, तो जेडीयू में यही बोलता था। मैंने कभी नहीं कहा इस तरह का भाषा का प्रयोग। आपकी पार्टी ने तो बोला, कभी उन्होंने भी नहीं कहा कि लालू प्रसाद जी कभी नहीं कहा आतंकराज का। कि आपको लगता है कि अब जीत के बाद अगर जीत हासिल, जैसे लग रहा है आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद आपको लगता है कि कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस अलायंस को चलाने में? आरजेडी की संख्या अगर जेडीयू से ज्यादा होती है तब भी? हम लोगों ने बहुत सोच समझ के आपस में तालमेल किया है, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो। बहुत सोच समझने के बाद हमारे मिनिमम प्रोग्राम्स है, हम उस पर चलने का काम करेंगे। और बिहार में जो चुनौती है, यहाँ जो बिहार की फिजा को कॉमनलाइज करने की कोशिश की गई, बिहारी नहीं पूरे देश में, एक तरफ तो कॉमनलाइज करने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ पीछे समाज को ये कहने का काम किया गया कि इनका आरक्षण समाप्त होने वाला है। ये दो फैक्टर ने इनको धूल चटा दिया है। और मैं अब घोषणा करता हूं यहाँ पर, आने वालों में देखिएगा
कि दिल्ली की सत्ता हिलने लगी, प्रधानमंत्री भी अपने पद से जाएंगे। लेट मी से आई अंडरस्टैंड वेयर यू गोइंग विद दैट, एंड वी डिस्कस इट लेटर। और अमित शाह भी, इनको भी अध्यक्ष पद से बिहार चुनाव है, अभी कई चुनाव है आगे, कई लड़ाइयां बाकी हैं, आप लोग लड़िएगा। इसकी शुरुआत बिहार में, एक मिनट, बिहार ने हमेशा पूरे देश में परिवर्तन लाने का काम किया है, नई दिशा देने का काम किया है, उसकी शुरुआत बिहार से आज हो गई। बट बिहार में कितना परिवर्तन होगा नलिन जी? बिहार में दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, दैट हाउ डज द process of development, as Nitish Kumar says, continues from here on, because the policies have been quite contrarian as far as the RGs in the JDU. Do you concur with what Ghulam Saab is saying, that there is going to be no problem with the RJD and JDU moving ahead together for 5 long years? And Congress. And Congress as well. Two questions you have asked. I will reply one by one. Yeah, please. He stated development quotient. See, Lalu Prasad, Nitish Kumar, Narendra Modi, these are the names. Development is a process. That has started. It is a different era. And 90s was a different era. Okay. People are seeking the development. The women girls in the countrysides you see riding on cycle and going. That is the actual sign of development. That will never be reversed. Be it Lalu Prasad or Nitish Kumar. Young generation in the hinterland, they are looking for their jobs. They are looking for the career. They don't want to row the boat the manner in which in Raghopur, their ancestor rode. They don't want to do the agriculture, the manner in which their ancestor. The people are changing. The economy is changing. And that way the development is needed. I don't think this process will be, the mindset of the people will be reversed. Okay. It will carry on. And regarding his trouble. Before the second question, there's 153 for the JDU right now and 80 for the NDL. I'm just putting that figure out there for you. Go ahead. Okay, thank you. Regarding his question, there is trouble. See, running the political dispensation is never free from trouble. If you are running the government with 2, 3, 4 LEs, it is not a very easy situation. Politics is a very complex thing. Lalu Prasad, Nitish Kumar, Congress, they are the old players in the game, and they have old leaders also. Again, they also have new generation coming up. See, again they have a contradiction. 20 years of separation. Again they have come back. It is very difficult to say, even for Lalu Prasad. He will not tell in Dosa, will not tell in camera, but he will accept that running a political dispensation is not going to be very easy thing. But I can say that it will not be that enormous to sabotage this alliance. Okay. संजय जी को मैं लाना चाहूंगा बीच में। संजय जी, अभी नलिन साहब कह रहे थे कि जो युवा है या फिर जो महिला है हिंटरलैंड में, वो विकास चाहती है, वो उसकी शायद एस्पिरेशंस दिखाई दे रही है, ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें, और शायद गुलाम साहब यहाँ मिला रहे हैं, शायद वैसा ही इनकी पार्टी का वो भी रहा होगा। लेकिन एक सवाल जो यहाँ है वो ये है कि अब से 1.5 साल पहले यही युवा, यही महिला बीजेपी के साथ थे, विकास की परिभाषा उनके लिए शायद दूसरी थी। यहाँ बिहार की धरती पर आकर वो परिभाषा कैसे बदली इन लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो ये देखने की बात है कि नीतीश कुमार जो अपने पीछे 10 साल के शासनकाल में जैसे स्कूल के लड़कियों को साइकिल देना, महिलाओं को आरक्षण देना, 50% पोशाक देना, इन सभी बातों का बहुत ज्यादा इसमें आया, समाज में इसका प्रभाव पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये हुई ना कि उन्होंने एक उम्मीद जगाया बिहार में कि विकास हो सकता है। पहले विकास यहाँ राजनीतिक रूप में कभी बड़ा मुद्दा नहीं होता था, लोग उम्मीद भी नहीं करते थे। और वो 15 साल का जो शासन, उसको जो भी आप नाम बोल रहे, जंगल राज, आतंक राज ये बोले, चाहे जो भी आप नाम बोले, उसमें विकास कहीं न कहीं गुम हो गया था, कहीं पर लोग उम्मीद भी छोड़ दिए थे। तो उस बैकग्राउंड से नीतीश कुमार ने ये उम्मीद जगाया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, बट वी हैव टू सी ही मैनेज्ड टू डू इट व्हेन ही हैड एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 206 सीट्स विथ बीजेपी। So NDA and NDA BJP leaders also gave him a free hand to run the state as per his plan. That was the context in which he succeeded.
but now comes a new partner, Lalu Prasad Yadav, who is not much known for development things. Even in this election, all the campaign, he never talked about development, never talked about the future vision of Grand Secular Alliance. Although Nitish Kumar used to tell about his vision documents, 7 vision documents, in next 5 years we will do this, we will do that. But Lalu Prasad had no comments to offer on those 7 issues. It is तो मतलब difficult situation. इस गठबंधन पर ये सवालिया निशान लगा ही रहेगा जब तक अपने आप को प्रूव न कर पाएं। लगा देखिए, ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत टाइट रोप वॉक होगा नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि उनको एक तो बिहार के विकास की जो गति है उसको आगे ले जाना है, उसके साथ साथ लालू प्रसाद के कारण जो उनकी छवि और हमेशा सवाल उठता रहेगा, विपक्ष के पास भी एक हमेशा मुद्दा रहेगा कि उनके बात को लेकर के, जैसे कि पिछले 2.5 साल का हम लोग देखते हैं नीतीश कुमार पर आलोचना वही हो रहा है। जब से वो लालू प्रसाद के साथ है तो कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, विकास रुक गया है, उन सब लोग की आलोचना लालू प्रसाद के माध्यम से ही नीतीश कुमार के ऊपर हो रहा था। तो ये तो मुझको लगता है अगले 5 साल तक उनको इन सभी बातों को झेलना पड़ेगा और उसका जवाब भी ढूंढना पड़ेगा। उसके साथ साथ लालू प्रसाद को भी उनको ऐसा लेके चलना पड़ेगा, आप मेरे विजन शेयर कीजिए और मुझको फ्री हैंड दीजिए जैसे पहले था, जिससे कि हम लोग विकास कर सके। But I think it's not that easy. It's not that easy. I mean, given the fact that there is a lot of history between the two, it's not easy. Ghosh Sahab, as far as the JDU is concerned, in terms of priorities, because let's start talking about what happened. का जवाब दे लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनको तो नहीं कहूंगा, ये पत्रकार हैं जी, लेकिन ये प्रचार दुष्प्रचार एक तरह से ख्याली पुलाव है और यही एक हथियार है उन लोगों के पास, लालू जी को बदनाम करना, किसी को अच्छा बताना। तो ऐसा नहीं कि लालू जी कोई विकास के विरोधी है। लालू जी जब और राहुल गांधी को पता है सबने क्या करा था जब वो फाड़ा गया था वो प्रेस क्लब में। मैं किसी पे कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ, तो लेकिन हमारे सामने एजेंडा है, हमने ये कह रहे हैं, हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? चलिए, अगर महागठबंधन के लोग हमारे सामने एजेंडा है, तो हमारी योजना है, उस पर अमल करना है। और जिस तरह से लोगों ने विश्वास किया, बिहार के नौजवानों ने, महिलाओं ने और सभी समाज के लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने बांटने की कोशिश हुई बिहार में। मैं आभार प्रकट करता हूं यहाँ की जनता का, जिन्होंने विश्वास किया और हम लोग की कोशिश होगी कि लोगों के विश्वास पर खड़े उतरे। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ अभी भी दिल्ली से हैं, कांग्रेस के नेता। आप अली साहब, यहाँ जो चर्चा हो रही है इस वक्त वो हो रही है कि किस तरह से गठबंधन के सामने जो है दिक्कतें सामने आ सकती है, खासतौर पे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के जो आपसी रिश्ते रहे हैं इतिहास में, जो एक दूसरे के साथ जिसे कहा जाए कड़वाहट एक दूसरे के बीच में जो रही है, कांग्रेस का ऐसे माहौल में किस तरह का रोल आप देखते हैं? अगर दिहाई का आंकड़ा जो आप पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण रोल रहेगा ऐसे समय में? All right, we seem to have lost that connection, but Nal, putting the same question to you, what role do you see the Congress playing over here? Is there a role for the Congress in this? I mean, the fact that they've got MLAs into the House, but other than that, in terms of defining policy. And if it becomes a double figure, will they be able to influence either side? To an extent, yes. See, Congress may be not that big a party in this particular state, but the states in Indian Federation are not isolated. Congress is still the main player at the national level against the... So these regional parties too will like to have a national party or at the top to carry them through on the issues that are national. So the Congress will be an insignificant force. This is absolutely wrong. Congress will play its role, and Congress, I don't say that they will get more ministers, they will get a speaker, that is a different matter. But Congress will play, and Congress will try to see this alliance to succeed. Okay. Because it is for the first time in the last 2-3 decades.